नमस्कार, स्वागत है आपका दोपहर की बड़ी बहस में। मैं हूं प्रशांत कटारे और दोपहर की बड़ी बहस में आज बात और चर्चा उस मसले की जिससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों हलकान है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने अपने उम्मीदवारों का लगभग ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने जहां पूरी 28 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी है, तो कांग्रेस का अगर हम जिक्र करें, अभी एक सीट में ब्यावरा सीट बाकी है जहां पर ऐलान होना बाकी है, यानी कि 27 सीटों पर ऐलान कर दिया। लेकिन जो बड़ी समस्या और जो बड़ी चुनौती है कांग्रेस बीजेपी के सामने, वो है विरोध की। अब विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस एक सीट का नाम तय करना भी कांग्रेस के लिए बाकी, जबकि बीजेपी ने अपने विधायकी छोड़ने वाले सभी सिंधिया समर्थकों को टिकट देने के साथ ही पूरे 28 नामों पर ऐलान कर दिया है। लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस बीजेपी के लिए परेशानी लेकर आया है। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही नाराजगी और बगावत अब खुलकर दिखने लगी है। कई सीटें जहां नाराजगी खुलकर नजर आ रही है, जिनमें मुरैना, खंडवा, भांडेर प्रमुख हैं। बदनावर में कांग्रेस को विरोध के चलते प्रत्याशी तक बदलना पड़ गया। हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ उसमें मुरैना में कांग्रेस नेता रहे प्रबल प्रताप मावई ने टिकट वितरण से नाराज हो पार्टी छोड़ दी। प्रबल प्रताप मावई कांग्रेस प्रत्याशी राकेश मावई के चचेरे भाई हैं। दरअसल प्रबल भी यहां से कांग्रेस के बड़े दावेदार थे। इनका खुद का अपना जनाधार भी बताया जाता है। वहीं अब कांग्रेस के सामने भीतरघात का संकट खड़ा हुआ है। बात केवल कांग्रेस की नहीं, बल्कि टिकट वितरण के बाद बीजेपी की पेशानी पर भी बल आ गया है। खंडवा में बीजेपी उम्मीदवार का जमकर विरोध हो गया और स्वाभाविक है कि इससे बीजेपी के अंदर चिंताएं जरूर होंगी। हालांकि सियासी दल विरोधियों की कमजोर कड़ी पर लगातार वार कर रहे हैं। बदनावर से कांग्रेस प्रत्याशी बदले जाने के बाद गृह मंत्री तो यह तक कह गए कि अभी कांग्रेस में और उम्मीदवारों को बदला जाएगा। हालांकि विरोध और बगावत को थामना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए आसान कहीं से भी नहीं होने जा रहा है, बल्कि ये राजनीतिक दलों का उपचुनाव में गणित भी बिगाड़ सकता है। यानी कि परेशानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने है, क्योंकि दोनों सियासी दलों में ऐसी संख्या में लोग हैं जो दूसरा दल छोड़कर पार्टी में आए हैं, और उन्हें अगर टिकट दिया गया तो स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी, स्थानीय जो पार्टी के नेता हैं उनके अंदर भी नाराजगी है। चुनौती यही है इस विरोध को और बगावत को थामना। आज चर्चा इसी पर। यही तो गोविंद सिंह की मांग है। कांग्रेस में तो अभी फार्म की वापसी की तारीख तक एक हाथ टिकट और नहीं बदल जाए, आप देखते रहना, प्रतीक्षा करो। आदरणीय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस से मुझे इस्तीफे देने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मेरे साथ पार्टी के कुछ नेताओं ने भ्रमित करके मुझे धोखा देके ये टिकट वितरण हुआ है, और मैं धोखा पसंद आदमी नहीं हूँ। एक तरफ आदरणीय कमलनाथ जी सर्वे की बात करते हैं। सर्वे का कोई मापदंड इन टिकट वितरणों में नहीं हुआ, मन मर्जी से टिकट वितरण हुए हैं। और रही लोगों का कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा, ये तो सवाल ही नहीं है, संभव ही नहीं, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अब आगामी निर्णय मैं 1-2 दिन में लूंगा। आप लोग धैर्य रखें, निश्चिंत रहें। मैं जो भी निर्णय लूंगा अच्छा लूंगा, और अभी तक आप लोगों ने जो मेरे को साथ दिया है, समर्थन दिया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी। तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि उपचुनाव ना तो बीजेपी के लिए आसान होने जा रहा है, ना ही कांग्रेस के लिए कहीं से भी आसान होने जा रहा है। दरअसल भीतरघात बड़े स्तर पर हो सकता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। अभी नाराजगी और निकलकर भी सामने आएगी, ना केवल नाराजगी बल्कि बगावत भी हो सकता है कि और नजर आए। और ये एक चेहरा बगावत का हमने आपको दिखाया, प्रबल प्रताप मावई। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे सहयोगी और न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अनुराग, पहले आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को स्वाभाविक है कि इसके मद्देनजर कोई ना कोई प्लान जरूर तैयार किया होगा कि अगर नाराजगी होती है तो कैसे थामा जाए, कैसे मनाया जाए। कुछ हद तक सफल हो रही हैं क्या पार्टियां?
देखिए प्रशांत, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी में डैमेज कंट्रोल का जो जी। प्लान पहले शुरू किया गया था, उसका असर ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के अंदर कोई बड़े बगावत के सुर अभी तक सुनाई नहीं दिए। हालांकि नाराजगी बीजेपी के अंदर भी बहुत ज्यादा है, कोई जी। खुलकर नहीं बोल पा रहा है, लेकिन इस बात की गुंजाइश बीजेपी के अंदर भी बहुत हद तक बाकी है कि जो नेता लंबे समय तक भाजपा में रहे और अब वो कांग्रेस से दल बदल कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेता और टिकट पाने वाले नेताओं से खासे परेशान हैं। लेकिन जी। कांग्रेस की तरफ से बगावत के सुर काफी पहले से सुनाई दे रहे हैं। भांडेर सीट पर महेंद्र सिंह बोध ने अपने एससी विभाग पद से अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उन्होंने भांडेर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, यानी कि वहां पर वो कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद मुरैना में भी जो है राकेश मावई के रिश्तेदार बताए जाते हैं, प्रबल प्रताप मावई, उनके इस्तीफा देने से भी कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा। तो कहीं खामोशी के साथ तो कहीं खुलकर विरोध जरूर हो रहा है टिकटों के वितरण के बाद, और इसको अब आने वाले दिनों में किस तरीके से कंट्रोल दोनों ही सियासी दल कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 9 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उससे पहले कहां से विरोध के सुर निकल कर आते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। जी प्रशांत। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प होगा कि विरोध अब आगे कहां से निकल कर आता है। 3 तारीख को स्वाभाविक है कि मत पड़ेंगे और 10 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। उमाशंकर जी के पास जा रहा हूं, पूर्व मंत्री उमाशंकर जी हमारे साथ हैं। उमाशंकर जी, जिसका जिक्र अनुराग कर रहे हैं कि खुलकर विरोध अभी बीजेपी के अंदर ना नजर आया हो, लेकिन कई बार जो अंदरूनी विरोध होता है, अंदरूनी बगावत होती है, वो ज्यादा घातक होती है। देखिए कटारे जी, अपनी बात रखना, अपना पक्ष रखना, जी, पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा टिकट मांगना, ये एक सहज प्रक्रिया है और हम इसको बुरा नहीं मानते। लेकिन साधारणतः भारतीय जनता पार्टी में एक बार निर्णय होने के बाद फिर कहीं कोई नाराजगी नहीं रहती, और होती है तो हम उसको मना लेते हैं, घर का मामला है। तो टिकट का जब तक तय नहीं हुआ था तब तक अपना अपना मत रखने का अधिकार सब कार्यकर्ता को था और कार्यकर्ताओं ने मत रखा है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब जब पार्टी ने टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं तो उसके बाद कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, और कोई राजी नाराजी है तो उसको ठीक कर लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और इसलिए इन बातों का भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। ये पिछले चुनाव में भी हमने देखा है। जी बिल्कुल, अपना मैकेनिज्म है बीजेपी का। जिस बात का आप दावा कर रहे हैं स्वाभाविक है, ऐसी तस्वीर नजर भी आई है। हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या जो नए चेहरों को टिकट दिया गया है उसके बाद भी ऐसी स्थिति होगी। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन नरेंद्र सलूजा जी, कांग्रेस के अंदर तो खुलकर बगावत नजर आ रही है। मुरैना की तस्वीर सामने है, इससे पहले भांडेर में बड़ा बदलाव हुआ, या फिर कहें कि महेंद्र बौद्ध जो मंत्री भी रहे आपकी सरकार में, वो आपकी पार्टी छोड़कर चले गए। देखिए, अभी आपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुना होगा, पहले का भी और अभी का भी, दोनों बता दूं। पहले वो कहते थे कि कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह टार्च लेके उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी से कई दिन पहले हमने पहली अपनी सूची 15 प्रत्याशियों की जारी की, दूसरी सूची 9 प्रत्याशियों की जारी करी, बाद में हमने 4 की और सूची जारी करी। 27 प्रत्याशी अभी तक हम घोषित कर चुके हैं। और भाजपा हमारे पे इस तरह के आरोप लगा रही, कितने हास्यास्पद है। जिस भाजपा के अंदर 25 दल बदलुओं को टिकट देना तय था, 28 में से 25 टिकट तो पहले ही तय थे, सिर्फ 3 टिकट देना थे। इतने दिन लग गए, बमुश्किल दिल्ली दरबार तक गुहार लगाने के बाद शिवराज जी, नड्डा जी, मोदी जी सबसे मिलाए, सिंधिया जी की शिकायत कराए, केंद्रीय नेता बैठ गए, तब जाके बमुश्किल इनकी सूची जारी हुई है। जहां तक असंतोष की बात कर रहे हैं कि भाजपा में कोई असंतोष नहीं है, तो अभी कल रात को तो इनकी सूची आई है, जरा सब्र तो करिए। पहले ही टिकट के पहले ही इन्होंने, उमाशंकर गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ, भौर सिंह शेखावत का बयान नहीं सुना क्या? मुद्रिश शेजवार की फेसबुक पोस्ट नहीं देखी? जयबान सिंह पवैया का ट्वीट नहीं देखा? दीपक जोशी का ऐलान नहीं देखा? तेज सिंह सेंगो की घोषणा नहीं देखी? पहले ये सब देख लें। ये तो टिकट के पहले का दृश्य है, अभी टिकट के बाद का दृश्य देखना बाकी है। मैं आ रहा हूँ आपके पास जी, ठीक है, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप। ठीक है, दोनों बातें हैं कांग्रेस बीजेपी की, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, और वो बड़ी खबर यह है कि अनूपपुर में कमलनाथ
पीसीसी चीफ कमलनाथ के काफिले पर पथराव हुआ है और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकने का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अनूपपुर दौरे पर हैं। दरअसल अनूपपुर में चुनावी प्रचार करने के लिए गए हुए हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर पत्थर फेंके हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर काले झंडे भी दिखाए गए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने न केवल काले झंडे दिखाए बल्कि पत्थर भी फेंके हैं। अनूपपुर को लेकर एक बयान भी आया था नरोत्तम मिश्रा को और चेतुआ उन्होंने बताया था। लेकिन अब आपको बता दें कि अनूपपुर में पीसीसी चीफ कमलनाथ पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके काफिले पर बीजेपी कार्यालय के बाहर न केवल झंडे दिखाए गए बल्कि उनके काफिले पर पत्थरों भी फेंके गए हैं। बताया जा रहा है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने न केवल पथराव किया है बल्कि काले झंडे दिखाए गए हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ को। तो बीजेपी दफ्तर के बाहर से जब काफिला गुजर रहा था तब काले झंडे और पीसीसी चीफ कमलनाथ को दिखाए गए। उनके जो काफिला था उस पर पथराव भी किया गया है। ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। माफ कीजिएगा, अनूपपुर से अनूपपुर दौरे पर हैं आज, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ के काफिले पर यहां पर पत्थरबाजी हुई है और आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी व मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, पथराव भी किया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। पथराव किया गया, काले झंडे भी दिखाए गए हैं और पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे पीसीसी चीफ कमलनाथ। विरोध जायज हो सकता है लेकिन विरोध हिंसक हो जाए तब सवाल खड़े होते हैं। कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की है, पत्थर फेंके गए हैं। यह कहीं से भी जायज नहीं कहा जा सकता, कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। आप सांकेतिक विरोध कर सकते हैं, काले झंडे दिखा सकते हैं, लेकिन विरोध किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से हिंसक नहीं होना चाहिए। और जो विरोध है वो नजर आया है अनूपपुर से। अनूपपुर में पीसीसी चीफ कमलनाथ के काफिले पर पत्थरबाजी हुई है और ये पत्थरबाजी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के जरिए हुई है। काले झंडे भी दिखाए गए हैं और इससे पहले आपको वो बयान भी याद दिला दें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अनूपपुर पर जब सवाल किया गया उनसे तो उन्होंने कहा था कि चेतुआ से तुलना कर दी थी पीसीसी चीफ कमलनाथ की। और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए, नरेंद्र सलूजा जी बने हुए हैं। उमाशंकर गुप्ता जी, विरोध ठीक है, विरोध किसी को भी किसी का भी हो सकता है, लेकिन सीमा में रहकर ये पत्थरबाजी जायज तो कहीं से भी नहीं ठहराई जा सकती। बिल्कुल जायज नहीं ठहराई जा सकती और ये पत्थरबाजी मैं नहीं मानता कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की होगी। जांच में सब इससे साफ होगा। विरोध किया जा सकता है, सांकेतिक विरोध किया जा सकता है, काले झंडे भी दिखाए जा सकते हैं, लेकिन शालीनता बनी रहना चाहिए। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूं और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर सकता है, लेकिन अगर कोई पत्थर फेंक रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, किसी ने घुसकर फेंके होंगे। आदरणीय नरेंद्र सलूजा जी ने कुछ बात कही थी, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन उनको आग्रह और निवेदन करता हूं कि हमारी सब बातों पर नज़र है, चिंता नहीं करें। हम हमारी पार्टी की चिंता कर रहे हैं, मैं उनकी चिंता नहीं कर रहा और उनकी पार्टी की चिंता वो करें और हम हमारी देख रहे हैं, आप अपनी देखें। वो कांग्रेस का दुर्भाग्य इस समय यही हो गया है कि वो अपने से ज़्यादा बीजेपी की चिंता कर रहे हैं। बीजेपी में कौन क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ये हम कर रहे हैं। आपके यहाँ भी सब ठीक चले, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई कांग्रेस में भी सब ठीक चले और जनता को फैसला करने दें। और इसलिए कांग्रेस के नेताओं से भी विनम्रता से मेरा आग्रह है। मैं इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। जो हाल में जो घटना हुई है, जो बड़ी खबर है, नरेंद्र सलूजा जी, उमाशंकर गुप्ता जी कह रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, किसी और ने पत्थरबाजी की होगी, जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। कितनी हास्यास्पद बात है। साफ वीडियो के अंदर दिख रहा है भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हाथ में झंडे पोस्टर लिए खड़े और खुलेआम पत्थर मार रहे हैं कमलनाथ जी के काफिले पे। ये जरूर है कि उनकी संख्या मात्र 10-12 है। कमलनाथ जी की लोकप्रियता से उनकी सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है उससे भाजपा बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। कल भी भांडेर की सभा को लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया, आज अनूपपुर की सभा को लेकर गृह मंत्री पहले उन्हें चेतुआ बताते हैं और फिर इस तरह हमला होता है। यह भाजपा की साजिश है, षड्यंत्र है।
जांच की क्या बात, जब वीडियो के अंदर सामने दिख रहा है युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, 10-12 कार्यकर्ता पत्थर मार रहे हैं खुलेआम कार पे, और उसके बाद भी कह रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, तो क्या ये क्या नेहरू जी और इंदिरा जी के लोग हैं क्या? भाजपा को तो झूठ बोलने की आदत है, नेहरू और इंदिरा जी से जोड़ देने खुलेआम। मैं भाजपा को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह की हिंसक गतिविधि कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश का शांत माहौल खराब करने का काम भाजपा कर रही है। हम पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। हमारे भी प्रदेश भर में कार्यकर्ता है, यदि इस तरह का कृत्य किया गया तो शिवराज जी की भी सभा होगी। हम पत्थर का जवाब ईंट से मिलेगा, रहेगा। मैं आपके पास आ रहा हूं अनुराग, कई बार निश्चित तौर पे हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, हम इस तरह की घटना को। चलिए अनुराग के पास जाऊं, उससे पहले राज नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज नारायण द्विवेदी अनूपपुर से हमारे साथ हैं। राज, क्या स्थिति है? एक बात जो कही जा रही है कि ये बीजेपी कार्यकर्ता थे, वास्तविकता क्या है? क्या बात अभी तक निकलकर सामने आई है? क्यों ऐसे हालात बन गए कि पत्थरबाजी हो गई काफिले पर? जी मैं बता दूं आपको, आज कमलनाथ जी का अनूपपुर में कार्यक्रम था। मेरी तरफ से आने के दौरान भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने युवा मोर्चा कार्यकर्ता ने काले झंडे दिखाए। इस बीच एक कार्यकर्ता के द्वारा उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका गया और काफिला आगे रवाना हो गया। हालांकि गाड़ी में पत्थर लगा नहीं, पत्थर निकल गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, पत्थर हालांकि लगा नहीं गाड़ी में, जैसा कि आप बता रहे हैं। काले झंडे भी दिखाए गए। रहेगा हमारे साथ अनुराग भी बने हुए। अनुराग, कई बार होता ऐसा है कि जिसका जिक्र भी उमाशंकर गुप्ता जी कर रहे थे, कई बार इस तरह के प्रायोजित भी होते हैं मामले, लेकिन अगर वाकई में इस घटना में हकीकत है तो ये नई परंपरा इस उपचुनाव से पहले, और स्वाभाविक है कि आज अगर बीजेपी के कार्यकर्ता पत्थर फेंक रहे हैं तो कल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पत्थर फेंकेंगे। चले अनुराग के पास हम दोबारा चलेंगे, अनुराग से दोबारा जुड़ेंगे। राज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राज, पुलिस ने कोई इस मामले में एक्शन लिया है? कोई एफआईआर वगैरह अभी दर्ज हुई है इस पत्थरबाजी के बाद, या कांग्रेस ने कोई शिकायत की है क्या? इस पूरे मामले में अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं आया। सीधे कमलनाथ जी सभा स्थल पर पहुंचना चाह रहे थे। सभा स्थल में आके उन्होंने जनता को संबोधित किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कमलनाथ जी जवाब दे 15 महीने का हिसाब से ऐसा नारे लगाते हुए एक कार्यकर्ता ने पत्थर फेंका। यह गलत परंपरा की शुरुआत अनूपपुर में की जा रही है, जो नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। और हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, ये मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले हालांकि हम जिक्र कर रहे थे, जो कांग्रेस बीजेपी ने अपने नामों का ऐलान किया, उम्मीदवारों का ऐलान किया, उसके बाद भी विरोध हुआ है, लेकिन ये एक अलग तरह का विरोध था। उमाशंकर गुप्ता जी, पुरानी खबर पर हम लौट रहे हैं। दरअसल खंडवा से एक तस्वीर आई थी जिसमें उम्मीदवार का विरोध होता हुआ, बीजेपी उम्मीदवार का विरोध होता हुआ नजर आया था। यहां तक कि नंद कुमार सिंह चौहान के सामने कमलनाथ के पक्ष में नारे भी लग गए थे। उस विरोध को आप कैसे देखेंगे? नहीं, देखिए, ये विरोध हुआ है और 2-3 जगह लोगों ने अपना पक्ष रखा है, और ये पक्ष रखा है ये टिकट वितरण के पहले का ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अनेक साथी भारतीय जनता पार्टी में नए आए हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, और इसलिए 1-2 जगह विरोध हुआ। मैंने ये कहा है कि एक बार फैसला होने के पहले तक सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी इसको कभी रोकती भी नहीं और बुरा नहीं मानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है कि एक बार निर्णय हो गया तो सामान्यतः सभी कार्यकर्ता नेता उसको स्वीकार करते हैं और काम में लगते हैं। और कहीं राजी नाराजी होती है, हम परिवार में बैठकर उसको ठीक करेंगे। बिल्कुल ठीक है। नरेंद्र सलूजा जी, विरोध का जिक्र जो हो रहा है, स्वाभाविक है कि आपने भी कई ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो कांग्रेस से या दूसरे दलों से पार्टी में आए हैं। आपको नहीं लगता कि उनसे जो ग्राउंड लेवल पर आपका कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता है, नेता है, वो नाराज है या नुकसान पहुंचा सकता है उपचुनाव में? मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि कांग्रेस में दावेदारों की एक बड़ी लंबी फौज है। भाजपा भले झूठे आरोप लगाए कि हमें उम्मीदवार नहीं मिल रहे, हमारे पास उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है। हर विधानसभा उपचुनाव के लिए 25 से 30 दावेदार है, लेकिन हमने एक क्राइटेरिया तय किया कि सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे। नहीं, उम्मीदवारों का अगर तांता लगा हुआ था, आपने प्रेमचंद गुरदूत को बीजेपी से कांग्रेस में आया, आपने उन्हें टिकट दे दिया। फूल सिंह बरैया दूसरे दल को छोड़कर आए कांग्रेस में, आपने उन्हें टिकट दे दिया। ऐसे और भी नाम है, पारुल साहू
बीजेपी छोड़कर आई, आपने उन्हें टिकट दे दिया। अगर आपके पास इतने उम्मीदवार थे तो फिर इन बाहरियों को टिकट देने का मकसद? मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने सर्वे कराया है, जितने दावेदार थे सब में सर्वे कराया। वो सर्वे प्रेमचंद गुड्डू के लिए भी हुआ, वो सर्वे पारुल साहू के लिए भी हुआ, वो सर्वे फूल सिंह बरैया के लिए भी हुआ। जब क्षेत्र की जनता ने उन्हें पसंद किया, वो कांग्रेस की रीति नीतियों से जुड़े, विचारधारा से जुड़े, भाजपा में अपने आप को ठगा महसूस किया, भाजपा की विफलताएं, कारगुजारी उन्होंने उजागर करी, तो निश्चित तौर पर यदि क्षेत्र की जनता उनको पसंद कर रही, सर्वे में उनका नाम प्रथम आ रहा है, तो कांग्रेस ने उनको महत्व दिया, उनको टिकट दिया। तो निश्चित तौर पे हम तो खुद कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास संख्या बड़ी ज्यादा थी दावेदारों की, इसलिए जो क्षणिक असंतोष दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है, लेकिन वो भी 1-2 दिन में दूर कर लिया जाएगा। कोई असंतोष वाली बात नहीं है, पूरी पार्टी एकजुट है और 28 में से 28 सीटें हम जीतेंगे। आदरणीय रूमा शंकर गुप्ता जी बड़े वरिष्ठ हैं, बड़े अनुभवी हैं, मेरे बड़े भाई समान है। निश्चित तौर पर उन्होंने जो बात कही कि कांग्रेस अपना अब झाके, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी खुद कांग्रेस में झांकने का काम कर रही है। वीडी शर्मा जी कह रहे हैं हमें उम्मीदवार नहीं मिल रहे, टार्च लेके घूम रहे हैं। जब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जब कांग्रेस में झांकने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम इस तरह के बयान दे रहे हैं कि आप कौन सी टार्च लेके हम आपको दें, कौन सा आई ड्रॉप दें, ताकि आप उम्मीदवार तो ढूंढ सको। 25 तो दल बंधुओं को टिकट देना थे, तो हमने प्रतिकार स्वरूप यह बयान दिया है। बाकी हम हमारी पार्टी में झांक रहे हैं, हमें भाजपा में झांकने का शौक नहीं। जनता जरूर झांक रही है कौन सी पार्टी सही है, किसकी नीतियां सही है, किसके सरकार के 15 साल के काम सही थे, किसके 15 माह के काम सही है, और जनता आकलन कर जो भी होगा वो 3 नवंबर को पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जो नाराजगी की वजह है, वो मुख्य वजह क्या नजर आ रही है कि बाहरियों को आपने टिकट दे दिया, या फिर जो सालों से दावेदार थे, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे, आपने उन्हें दरकिनार कर दिया? क्योंकि ऐसे लोग चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों में हैं, जो बाहर से आए, आपने उन्हें टिकट थमा दिया। बिल्कुल प्रशांत, देखिए इस बार के उपचुनाव में भी बाहरी और इसके अलावा जो पार्टी से नाराज हैं वो बेहद नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2018 के चुनाव में भी हमने देखा था कि बीजेपी के लिए, बीजेपी के ही जो बगावत हुई थी वो उसके लिए घातक साबित हुई थी। सरताज सिंह ने उप चुनाव लड़ा था, इसके अलावा जो रामकृष्ण कुसमारिया हैं उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। तो 2018 में भी बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल का प्लान चलाया था, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। और इस बार भी उपचुनाव में बीजेपी के लिए नुकसानदेह यह है कि कोई यदि खुलकर नहीं बोल रहा तो दबी आवाज के अंदर पार्टी के अंदर विरोध जरूर हो रहा है। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हाल बहुत अच्छे नहीं है। भांडेर सीट का हाल सब लोग देख चुके हैं। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है उनके विरोध में प्रदर्शन किए गए, पुतले जलाए गए और राकेश मावई के खिलाफ भी आज जो है प्रबल प्रताप मावई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कुल मिलाकर ये भीतरघात किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि यदि समय रहते हुए डैमेज कंट्रोल कर लिया जाता है, नाराजगी को दूर कर लिया जाता है, तो निश्चित है पार्टियों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बेहतर साबित होगा अगर समय रहते डैमेज कंट्रोल किया गया। उमाशंकर गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी में कोई विरोध नहीं है, सारे टिकट अनाउंस हो गए, अब इसके बाद सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात जरूर समझाइएगा, सांची में सेजवार की सियासत हाशिए पर आ जाएगी अगर वहां से जो कांग्रेस से आए उम्मीदवार हैं वो अगर जीत जाते हैं। दूसरी तरफ ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर की कितनी मदद करेंगे अंदर से, दिल से जयभान सिंह पवैया, इस पर भी अपने आप में सवाल है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन साथियों को लिया उनको दिल से स्वीकार किया। मैं ग्वालियर में बैठा हूं, कटारे जी, पिछले 15 दिन से ग्वालियर में ही घूम रहा हूं, ग्वालियर क्षेत्र में ही घूम रहा हूं, चंबल क्षेत्र में ही घूम रहा हूं और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी में जानता हूं, यहाँ की परिस्थितियां मैं देख रहा हूं। पवैया जी भी काम कर रहे हैं, सेजवार जी भी वहां काम कर रहे हैं, सांची भी मैं होकर आया हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिर जो आए हैं वो जीते हुए लोग थे, उन्होंने रिजाइन किया और आए हैं। हम हारे हुए थे और इसको हमने स्वीकार किया है। और कोई देखिए, पार्टी में केवल विधायक बन जाने से किसी की नेतागिरी नहीं चलती है। पार्टी में सेवा करने वाले भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, यहाँ कार्यकर्ता की पूछ परख होती है, कार्यकर्ता का महत्व होता है। और इसलिए ये बाकी पार्टियों में होता है कि वहां कोई पद पर आएगा तो ही उसका महत्व बनता है।
भारतीय जनता पार्टी में अनेक लाखों ऐसे कार्यकर्ता हैं जी। जिनको जिंदगी में कभी टिकट नहीं मिला, पद नहीं मिला, तो भी वो पार्टी के लिए काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की एक अलग परंपरा और अलग संस्कृति है, और इसलिए इन बातों का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन पर असर नहीं होता। हाँ, मैं ये मानता हूं कि मानव स्वभाव है, महत्वाकांक्षा सबकी होती है, राजनीति में काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ें, और इसलिए अगर टिकट मांगा जाता है, कोई बात कही जाती है, तो इसको भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी शालीनता से सुना जाता है। लेकिन सबके बाद भी अंत में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी का महत्व बढ़े, पार्टी की ताकत बढ़े, ये सब कार्यकर्ताओं का मन रहता है, और उसी के हिसाब से वो ठीक, काम समझ गया अब उमाशंकर जी। लेकिन अब देखना होगा कि कितना जो बाहरी से आए हैं वो कितना पार्टी के लिए अपना पाते हैं। और नरेंद्र सलूजा जी, जो सवाल मेरा उमाशंकर जी से था वही सवाल आपसे भी है। बहुत सारे बाहरी हैं आपके, पहले से मैदान में डटे, कितना सपोर्ट करेंगे, और अगर सपोर्ट करेंगे तो इंटरनल अंदरूनी सपोर्ट कितना होगा? प्रशांत जी, देखिए, हमारी पार्टी में जो लोग भी आए वो किसी डील के तहत नहीं आए, वो कोई सत्ता की लालच में नहीं है। हमारी पार्टी विपक्ष में है, हमारी पार्टी सत्ता में नहीं, ना दिल्ली में ना भोपाल में। वो निस्वार्थ भावना से आए, वो पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आए, वो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, वो भाजपा से ठगे हुए थे। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने एक सौदेबाजी का सरकार बनाई, ये सबने देखा भाजपा में किस प्रकार की डील हुई। भाजपा के अंदर जो टिकाऊ लोग थे वो ये मांग को उठा रहे थे, जिस प्रकार से बड़ी संख्या में बिकाऊ लोगों को प्रवेश दिया गया कि इन लोगों को टिकट नहीं दिया जाए, या कार्यकर्ताओं का हक मार रहे हैं। हम वर्षों से जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, खून पसीने से हमने पार्टी को सींचा, लेकिन वो सारे बेचारे जितने टिकाऊ थे उन सबकी बात धरी के धरी रह गई, और वापस दलबंधुओं को टिकट दे दिया गया। 28 में से 25 टिकट कांग्रेस से आए लोगों को दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, उन लोगों का क्या कसूर है जो वर्षों से पार्टी को सींच रहे थे, जिन्होंने पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर संघर्ष किया, पार्टी के लिए त्याग किया, आज वो सब ठगे रह गए। और जिन लोगों का वो वर्षों से विरोध कर रहे हैं, आज उनके लिए काम करना पड़ रहा है। मैं शंकर गुप्ता जी की इस बात को कमजोर कड़ी कांग्रेस बीजेपी की खोज रही है, तो बीजेपी कांग्रेस की कमजोर कड़ी खोजने में जुटी हुई। अब देखना होगा कौन किसकी कमजोर कड़ी को पकड़ पाता है, और अपने विरोध को, पार्टी के अंदर जो नामों का ऐलान हुआ है, उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, उस विरोध को, जहां जहां विरोध हो रहा है, कैसे और किस हद तक थाम पाती हैं पार्टियां। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, उमाशंकर गुप्ता जी, नरेंद्र सलूजा जी, और अनुराग हमारे साथ हैं। अनुराग, आपका भी बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही।